आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो कि हमारा ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है पूरा चैप्टर, और क्विक रिवीजन करेंगे हम एग्जाम के लिहाज से। ठीक है दोस्तों, तो पहला चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि रिसोर्सेज क्या होते हैं दोस्तों, वो हम समझेंगे। देखो दोस्तों, हर चीज जो अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट में, जो क्या करती है, हमारी जरूरतों को पूरा करती है। टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल हो, यानी कि टेक्नोलॉजी की सहायता से हम उसे यूज कर सकते हैं। इकोनॉमिकली फिजिबल हो, यानी रुपए पैसे की दृष्टि से इकोनॉमिकल हो, हमें यूज करने में ज्यादा महंगी ना पड़े। और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, यानी कि सब जगह उसे एक्सेप्टेबल किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए, उसे कहते हैं हम रिसोर्स। ठीक है दोस्तों, रिसोर्स जो है उसका कनेक्शन होता है तीन चीजों के साथ। देखो कौन कौन के साथ, या रिसोर्स हम कह सकते हैं कि आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे करते हैं, कैसे जो है नेचर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों मेन सेंटर क्या है, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग ही क्या करता है, फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि नेचर को यूज करता है। वो क्या करता है, इंस्टीट्यूट बनाता है, ग्रुप बनाता है, और टेक्नोलॉजी की सहायता से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोसेस होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, वो इसी इंटरडिपेंडेंसी के जरिए होती है। ठीक है दोस्तों, हम टाइप देखेंगे थोड़े से। वैसे टाइप सीबीएसई में हट चुके हैं, एमपी बोर्ड वगैरह में भी थोड़ा बहुत है, इसका ज्यादा नहीं। दोस्तों क्या होता है, ओरिजिन के बेसिस पे होते हैं बायोटिक अबायोटिक, एग्जॉस्टिबिलिटी के पे होते हैं रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, ऑनरशिप के बेसिस पे होते हैं इंडिविजुअल, कम्युनिटी का, नेशन का और पूरे दुनिया का। डेवलपमेंट के स्टेटस पे होते हैं रिसोर्स, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व्स। यहाँ पे कॉमा आएगा डेवलप्ड के बाद। एक और मोर टाइप देखते हैं हम रिसोर्स का। तो रिसोर्स को हम किस तरह से कर सकते हैं क्लासीफाई, नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों नेचुरल रिसोर्स में दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स वो जो आप बाद रिन्यू होते चलते हैं, यूज के बाद खत्म नहीं होते। नॉन रिन्यूएबल ऐसे जो एक बार यूज के बाद खत्म हो जाते हैं। रिन्यूएबल में भी दो आते हैं, कंटिन्यूअस या फ्लो जिन्हें कहते हैं, और बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस और फ्लो में जो बार बार टाइम तुरंत रिन्यू हो जाते हैं, जैसे विंड और वाटर तुरंत रिन्यू हो जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता। बायोलॉजिकल जो रिन्यू तो होते हैं इनमें टाइम लगता है, लेकिन लाइक नेचुरल वेजिटेशन यानी फॉरेस्ट, और वाइल्ड लाइफ यानी जीव जंतु, पशु पक्षी वगैरह। दोस्तों नॉन रिन्यूएबल में दो आते हैं, एक रिसाइकल और नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल ऐसे जिनको रिसाइकल किया जा सके, दोबारा यूज के लायक बनाया जा सके, जैसे कि मेटल्स वगैरह। नॉन रिसाइकलेबल जो एक बार यूज के बाद रिसाइकलेबल भी ना बनाए जा सके, खत्म हो जाते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, हमारे पेट्रोल डीजल वगैरह ये फॉसिल फ्यूल रहते हैं। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन। जो भी ह्यूमन हमारे बनाता है, क्या बोलते हैं, ग्रुप वगैरह, इंस्टीट्यूट वगैरह, उनको बोलते हैं। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ह्यूमन के अंदर क्या होती है, एक तो ह्यूमन की संख्या कितनी है, और दूसरी जो है क्वालिटी कैसी है। उस पर भी तो डिपेंड करेगा कि ह्यूमन रिसोर्स का हम कितने अच्छे तरह से यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों रिसोर्स के डेवलपमेंट की। ठीक है, तो दोस्तों देखो रिसोर्स जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, लेकिन देखो रिसोर्स के डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या प्रॉब्लम आती है दोस्तों, एक तो रिसोर्सेज का डिप्लीशन होता है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा लालच की वजह से बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं। दूसरा, रिसोर्सेज जो है वो कुछ हाथों में ज्यादा हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, दो सेगमेंट हो जाता है। एक ऐसे लोग जिनके पास रिसोर्स नहीं है, एक ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्स हैं, यानी कि हम रिच और पुअर भी उनको बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर रिसोर्स का इनडिस्क्रिमिनेटेड एक्सप्लॉइटेशन होता है, यानी कि बहुत ज्यादा बिना सोचे समझे अंधाधुंध यूज, जिसकी वजह से एनवायरमेंट प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई, यानी कि टेम्परेचर का बहुत ज्यादा बढ़ना, ओजोन लेयर डिप्लीशन। लेयर एक हमारी जो बनी हुई है, हम कहते हैं ओजोन लेयर, जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है सन की, और इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सारी प्रॉब्लम डेवलपमेंट की वजह से होती है। तो ये डेवलपमेंट का डार्क साइड है। ठीक है, वो भी लोगों की वजह से। तो ये क्या है, एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, रिसोर्स सब में बराबर बराबर बढ़ जाए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि पूरी शांति बनाए रखें, सब जगह सस्टेनेबल लाइफ हो जाए। ठीक है, तो कुछ इंडिविजुअल या जो कंट्री है, अगर वो इसी तरह से अपने फायदे के लिए यूज करते रहेंगे तो हमारा प्लेनेट खतरे में। और इसी के लिए क्या जरूरी है, रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है। इसी के लिए रिसोर्स को सही ढंग से प्लानिंग करके जरूरी है, जिससे
सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है दोस्तों, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो सीधी सी बात है, ऐसा डेवलपमेंट जो बिना एनवायरमेंट को डैमेज करते हुए हो, प्लस प्रेजेंट जो है उसके काम हो जाए और फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्स बचे रहें, उसको बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके लिए दोस्तों एक अर्थ समिट हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जो कहा हुआ रियो डी जेनेरियो में 1992 में। इसमें 100 से ज्यादा देशों के हेड, स्टेट मतलब देश पूरे, कहां पे मिले, रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में। पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई यहाँ पे। समिट जो है वो किसके लिए की गई कि जो अर्जेंट प्रॉब्लम है हमारी इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन के लिए, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल लेवल पे। ठीक है दोस्तों, जितने भी लीडर्स थे उन्होंने ट्रीटी साइन की, डिक्लेरेशन साइन किया ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। तो इसको रियो कन्वेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें पूरे फॉरेस्ट प्रिंसिपल बनाए गए और एजेंडा 21 को अपनाया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 21 सेंचुरी के लिए। ठीक है दोस्तों, एजेंडा 21 एक कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ते हैं। तो ये डिक्लेरेशन जो कि 1992 में साइन किया गया, कौन सी कॉन्फ्रेंस में, यूएनसीईडी, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसमें किया गया रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। ठीक है दोस्तों, इसका मेन मकसद क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल करना, ठीक है, एनवायरमेंटल डैमेज को कवर करना, पॉवर्टी, डिसीज, इन सबको कवर करना ग्लोबल कोऑपरेशन के थ्रू। ठीक है, म्यूचुअल नीड्स और आपस में सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एजेंडा 21 का एक ऑब्जेक्ट क्या था कि हर जो लोकल गवर्नमेंट है, यानी हर जो देश है, वो अपने अलग से एजेंडा 21 बनाएगी, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल किया जा सके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग की। जैसा कि हमने देखा कि भाई डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा कि रिसोर्स को प्लान करना पड़ेगा कि सही तरह से रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाए, जिससे रिसोर्स को अच्छे से यूज किया जा सके, ताकि फ्यूचर की नीड के लिए भी बचा रहे, प्रेजेंट में भी बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हुए हम डेवलपमेंट कर सकें। तो उसके लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत जरूरी है। और इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, जहां पे कुछ एरिया बहुत रिच है और कुछ एरिया में रिसोर्सेज की कमी है, तो इंडिया जैसी कंट्री में हमारे यहां बहुत ज्यादा जरूरी है रिसोर्स की प्लानिंग। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे हम देखें दोस्तों, तो जो स्टेट्स हैं झारखंड के, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के, इनमें मिनरल्स और कोल डिपोजिट के भंडार हैं बहुत ज्यादा। अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा पानी है, लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी बहुत है, लेकिन वाटर रिसोर्स की कमी है। लद्दाख के जो डेजर्ट है वो बाकी कंट्री से कटे हुए हैं, यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज अच्छा है, लेकिन यहाँ पे पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ जरूरी मिनरल्स की कमी है। इसीलिए दोस्तों सभी एरिया का डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए, उसके लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत जरूरी है, ताकि सभी एरिया में रिसोर्स के थ्रू डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है, तो बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग ऑफ इंडिया, इन इंडिया। तो इंडिया में जो रिसोर्स प्लानिंग है वो 3 स्टेप में कंप्लीट की जाती है। पहली स्टेप क्या है दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे रिसोर्स हैं कंट्री के सभी एरियाज में, उनको पहचानेंगे और उनका स्टॉक देखेंगे कि कितना है, इस स्टॉक में क्या शामिल होगा, उनका सर्वे करेंगे, उनको मैपिंग करेंगे कहां पे है, कैसी क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, वो सब मेजरमेंट करेंगे। सेकंड जो स्टेप रहेगी वो रहेगी हमारी प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करना, टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशन सेटअप करना रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान के लिए। तीसरी स्टेप हम करेंगे, रिसोर्स का डेवलपमेंट प्लान तैयार करेंगे और उसको नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करेंगे कि हमको देश की जरूरत के हिसाब से रिसोर्स का डेवलपमेंट किस किस तरह से करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमारे यहाँ फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही बहुत ज्यादा कोशिशें की गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें हैं और रिसोर्सेज का होना बहुत जरूरी है किसी भी रीजन के लिए। क्लियर, और केवल अवेलेबिलिटी जो है रिसोर्स की वो काफी नहीं है, हमें टेक्नोलॉजी में भी चेंज करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशंस हमें उस तरह से बनाने पड़ेंगे, तब जाके हमारा पूरा डेवलपमेंट आ पाएगा। क्लियर दोस्तों, तो इसीलिए कुछ ऐसे रीजन भी हैं जहां पे रिसोर्स तो कम है लेकिन इकोनॉमिकली वो अच्छे खासे डेवलप है, और कुछ ऐसे एरिया जहां में रिसोर्स तो बहुत है लेकिन इकोनॉमिकली वो अभी भी बैकवर्ड है। तो ये कमी किसकी है, ये कमी है वहां पे टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस की, कि वहां पे पूरी तरह ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों एक रीजन पढ़ेंगे हम
कि कॉलोनाइजेशन की वजह से हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या आई या क्या अच्छी चीजें हुई और क्या बुरी चीजें हुई कॉलोनाइजेशन की वजह से। तो देखो हमारे यहाँ दोस्तों कॉलोनीज में जो रिसोर्सेस थे, यानी कि जब कोई देश दूसरे देशों में जा जाके उन्होंने रिसोर्सेस के यूज के लिए कब्जा किया, जैसे कि ब्रिटेन ने भारत को कॉलोनी बनाया, आप लोग 9th क्लास में बहुत अच्छे से चीज पढ़ चुके होंगे। तो हमारे यहाँ रिसोर्सेस की वजह से ही सभी लोग आए। अब उनके पास टेक्नोलॉजी थे, इसीलिए वो इन रिसोर्सेज का इतना सारा यूज कर पाए, पूरी कॉलोनीज के ऊपर अपनी सुप्रीमेसी बना पाए टेक्नोलॉजी की वजह से, इंस्टीट्यूशंस की वजह से। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ कॉलोनाइजेशन का तरह तरह का फेस का हमने देखा है, पूरा सामना किया है। ठीक है, हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, लेकिन साथ में क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी चाहिए और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। इन सब की वजह से रिसोर्स का डेवलपमेंट ज्यादातर हो पाता है। ठीक है दोस्तों बात करेंगे, देखो अगर हम रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें रिसोर्सेज से कंजर्वेशन की बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम रिसोर्सेज को अंधाधुंध तरीके से, मनमाने तरीके से खत्म करते जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा फ्यूचर में बचेगा ही नहीं रिसोर्स और हमारा डेवलपमेंट उतनी तरीके से फिर हो नहीं पाएगा पूरा। तो दोस्तों इसके लिए रिसोर्स बहुत जरूरी है, इसके लिए कंजर्वेशन करना पड़ेगा, कंजर्वेशन प्लान बनाने पड़ेंगे पूरा। ठीक है, तो रिसोर्स कंजर्वेशन की वजह से ही गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने कहा था अपनी आवाज उठाते हुए कि क्या है, हमारे यहां सबकी जरूरत के लिए तो सब है। गांधी जी ने क्या कहा कि हमारे यहां सबकी जरूरत के लिए तो सब है, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं। उन्होंने क्या बोला कि ग्रीडी और सेल्फिश जो लोग हैं और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो बहुत ज्यादा यूज कर रही है रिसोर्सेज का, बहुत बिना ध्यान में रखे किसी चीज के मनमाने ढंग से, उसी की वजह से रिसोर्स ज्यादा डिप्लीशन हो रहा है ग्लोबल लेवल पे। उन्होंने बोला कि मास प्रोडक्शन मत करो, यानी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन मत करो, लेकिन किसका करो, प्रोडक्शन बाय द मासेस। मास यहाँ पे लोग हैं और यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्शन। उन्होंने ये बोला कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन मत करो, बल्कि ज्यादा लोगों द्वारा प्रोडक्शन कराओ, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा लोगों को। बहुत ज्यादा इकट्ठा सिर्फ टेक्नोलॉजी से ज्यादा प्रोडक्शन ना होगा तो डिप्लीशन भी नहीं होगा रिसोर्सेज का। तो इस तरह से उन्होंने बोला, ये चीज जो है उनका स्टेटमेंट सीबीएसई में क्वेश्चन बन सकता है इन चीजों से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि इंटरनेशनल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कब और कहां हुई। तो देखो दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे क्लब ऑफ रोम जो था, उसने रिसोर्स की डेवलपमेंट की सबसे पहले बात की, कंजर्वेशन की सिस्टमेटिक वे में 1968 में। ठीक है, उसके बाद 1974 में जो गांधीयन फिलॉसफी थी, यानी गांधी जी ने जो आइडिया दिया, पूरा गांधी जी ने जो बताया, उसको एक बार फिर रिप्रेजेंट किया गया किसके द्वारा, शुमाकर के द्वारा अपनी बुक में, जिसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह से ग्लोबल लेवल पे रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए एक रिपोर्ट आई, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, जो कि आई 1987 में, और इस रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बताया। ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों कि इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, किसने, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में। और ये जो था पूरा रिसोर्स कंजर्वेशन का, ये बुक में पब्लिश हुआ, जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। और फिर फाइनली कंट्रीब्यूशन हुआ रियो डी जनेरियो में, ब्राजील में 1992 में अर्थ समिट में रिसोर्स कंजर्वेशन को लेके। दोस्तों आगे हम बात करेंगे लैंड रिसोर्स की। दोस्तों जमीन हमारा रिसोर्स है, आप पढ़ चुके होंगे। तो जमीन पे हमारी पूरी एक्टिविटीज होती है, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सभी लैंड द्वारा ही सपोर्टेड होता है। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि लैंड जो है वो फाइनाइट है, लैंड उतनी ही है। ठीक है, तो अगर हम उसका गलत यूज करेंगे या सही तरह से यूज नहीं करेंगे तो वो पूरी बेकार हो जाएगी। दोस्तों ये स्ट्रक्चर है कि हमारे यहाँ भारत में लैंड कितना, किस परसेंट में। तो दोस्तों अगर आप प्लेन्स में देखोगे तो प्लेन्स है हमारा 43% एरिया। ये इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई में कई बार पूछ लिया गया है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं पूछते, बना के पूछते एनालिटिकल तरीके से। माउंटेन्स हमारा कितना परसेंट है, 30%, और प्लेटू जो एरिया है वो है हमारा 27%। एमपी बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, सीबीएसई में थोड़ा एनालिटिकल पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लेन 43%, माउंटेन 30% और प्लेटू है हमारा 27%। ये हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर प्लेन जो है हम देखेंगे तो प्लेन्स किसकी काम में आते हैं, हमारे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए हमारा पूरा बेस प्रोवाइड कराते हैं। माउंटेन जो है वो हमारे यहाँ रिवर्स और टूरिज्म और इकोलॉजिकल दृष्टि से बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगर प्लेट्यू रीजन की बात की जाए तो इसमें रिजर्व्स हैं मिनरल्स के, फॉसिल फ्यूल के और फॉरेस्ट के, इसलिए हमारे ये सभी चीजें जरूरी है। दोस्तों हम पढ़ेंगे लैंड यूटिलाइजेशन, यानी लैंड जो रिसोर्स है हमारा वो हमें किस किस पर्पज से हमारे यहाँ यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्या है लैंड पे फॉरेस्ट, सबसे पहले जमीन पे क्या है जंगल, ठीक है। सेकेंड जो है दोस्तों किसके लिए यूज की जा रही है, ऐसी जमीन जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी जिसपे खेती नहीं हो सकती, वो कौन सी है, पहली है बैरन एंड वेस्टलैंड, यानी ऐसी जमीन जो बेकार पड़ी है, बंजर पड़ी है, इसको हो नहीं सकता। दूसरा नॉन एग्रीकल्चर यूज, यानी कि बिल्डिंग रोड फैक्ट्री जिसपे बनी हुई है उसको हम एग्रीकल्चर के यूज में नहीं ले सकते। दोस्तों तीसरी कैटेगरी है हमारी अदर अनकल्टीवेटेड लैंड, यानी ऐसी लैंड जो कल्टीवेट नहीं है, ठीक है, और ये फैलो लैंड को हटा के। अब इसमें कौन कौन सी आती है जो लैंड पे खेती नहीं है, तो देखो परमानेंट पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड, ऐसी जो चराई के लिए छोड़ रखी है जानवरों को चलने के लिए, घास फूस खाने वगैरह के लिए, उसके लिए, जिसमें ट्री ग्रोव्स उगे हुए हैं, यानी कि बड़े बड़े झाड़ जंगल पेड़ पौधे ऐसे उगे रहते हैं ना वो, ठीक है, ये फॉरेस्ट से थोड़ा अलग है, उसको एरिया माना गया। और इसमें नेट ऑन एरिया में ये इंक्लूड नहीं किया हमारा ट्री क्रॉप जो हुए हुए हैं, यानी कि जो झाड़ जोड़ झुरमुट रहते हैं पेड़ वगैरह के, वो इंक्लूड नहीं किए। तीसरी कैटेगरी कौन सी हमारे यहाँ, कल्टिवेबल वेस्टलैंड, मतलब ऐसी जमीन जो जिसपे 5 साल से ज्यादा से खेती नहीं हुई किसी भी वजह से, उसे बोला है कल्टिवेबल वेस्टलैंड, ठीक है दोस्तों। चौथी कैटेगरी हमारी फैलो लैंड की। फैलो लैंड में दो कैटेगरी आती है, करंट फैलो और अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो मतलब ऐसी जमीन जिसपे 1 साल या कम टाइम से खेती ना हुई हो, और अदर देन करंट फैलो में ऐसी जगह या ऐसी जमीन जिसमें 1 से 5 साल के बीच तक खेती नहीं हुई हो। और दोस्तों पांचवी जो कैटेगरी है हमारी वो है हमारा नेट सोन एरिया, ठीक है, जो ऐसा लैंड जिसपे क्रॉप जो है वो उगाई जाती है, काटी जाती है, इसे कहते हैं नेट सोन एरिया, यानी कि एक बार की जो फसल उगती है उसको नेट सोन एरिया बोलते हैं। अब इसमें दोस्तों अगर कोई एरिया, एक एग्रीकल्चर एरिया ईयर में 1 से ज्यादा बार खेती कर ली, जैसे मान लो आपके पास 1 बीघा जमीन है, आपने 1 बीघा जमीन है आपका नेट सोन एरिया हो गया। अब आपने 1 साल में 1 बीघा जमीन पे 3 बार खेती कर ली, तो वो आपका क्या हो गया, पूरा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हो गया। क्या हो गया दोस्तों, पूरा वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, यानी असल में आपने कितने एरिया पे टोटल साल में फसल लगाई। क्लियर दोस्तों। दोस्तों हम देखेंगे कि लैंड यूज पैटर्न इंडिया में क्या है ना। तो देखो हमारे यहाँ कई फैक्टर्स हैं जो लैंड को डिटरमाइन करते हैं कि उसका यूज कैसे हुआ, जैसे कि टोपोग्राफी, कैसी जगह पे लैंड है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां की सॉइल कैसी है, ह्यूमन फैक्टर्स यानी कि पॉपुलेशन कितनी है हमारे यहाँ, हमारे पास टेक्नोलॉजी कैसी है, कल्चर और ट्रेडिशन कैसा है, उस हिसाब से हमारे यहाँ लैंड डेवलपमेंट होता है पूरा, या लैंड यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी कैटेगरी है जिसमें लैंड यूज हुआ है। 60, 61 और 14, 15 की कंपैरिजन की गई है, तो आप देख सकते हो इसमें एक बार अच्छे से इसको पाई चार्ट को देख लेना, एक केस स्टडी वगैरह में अच्छे से कई बार आ जाता है। तो दोस्तों हमारे यहाँ ज्योग्राफिकल एरिया कितना है कंट्री का, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हालांकि लेकिन लैंड यूज का जो डाटा है वो हमारे पास कितना है, केवल 93%। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि हमारे यहाँ एक तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है असम को छोड़ के उसका पूरा सर्वे नहीं हुआ। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर के जो एरिया पाकिस्तान ने कब्जा कर रखे हैं या चाइना ने कब्जा कर रखे हैं वो सर्वे नहीं हो पाए, इसलिए हमारे यहाँ ओनली 93% का ही लैंड यूज का डाटा अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप देखोगे कि परमानेंट पास्चर में जो लैंड है वो घटी है, ठीक है, तो हमारी अगर कैटल पॉपुलेशन इस पास्चर को जो डिपेंड है पास्चर पर, अगर पास्चर घट जाएगा तो एनिमल्स कैसे फीड कर पाएंगे। ठीक है, ज्यादातर जो अदर देन करंट फैलो लैंड है वो या तो बेकार क्वालिटी की है या उस पर खेती अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा उसकी कॉस्ट आएगी हाई, इसीलिए इनको ये जो लैंड है इसीलिए इनको कल्टीवेटेड किया जाता है 2 या 3 साल में एक बार। अगर इसको भी नेट जोन एरिया में मिला दिया जाए तो भी हम लगभग कितनी परसेंट एरिया हमारे पास रहता है खेती के लिए, 54% टोटल। ठीक है दोस्तों, जो खेती करने का तरीका है वो भी अलग अलग जगह अलग अलग है। ठीक है, इसी वजह से और कई कंडीशन की वजह से, जैसे कि पंजाब और हरियाणा वाले स्टेट है वो अपनी लगभग 80% जमीन पे खेती कर पाते हैं, जबकि 10% जगह कहां, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार आइलैंड में मात्र 10% पे ही एग्रीकल्चर
हो पाती है, नेट ऑन एरिया उनका हो पाता है, क्योंकि कई चीजें हैं वहां पे ना, पहाड़ी इलाके हैं, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो हमारे यहाँ ध्यान रखना, किसी भी एरिया में अगर वहां के एनवायरनमेंट को अच्छा रखना है तो ऐसा कहा जाता है कि किसी भी जगह के 33% एरिया पे कम से कम फॉरेस्ट होने चाहिए, तो वो हमारे यहाँ बहुत 33% से इंडिया में थोड़ा कम है, ठीक है। और ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब बनी, 1952 में, उसने ये चीज बताई है, ठीक है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लाखों करोड़ों लोग फॉरेस्ट पे अवेलेबल रहते हैं अपने जीवन यापन के लिए दोस्तों, ठीक है। और वेस्टलैंड भी है हमारे यहाँ, नॉन एग्रीकल्चर यूज में भी है, ठीक है। हमारे यहाँ वेस्टलैंड जो है उसमें रॉकी, एरिड और डेजर्ट एरिया है, जिनका कोई मतलब नहीं है, ज्यादा कोई यूज नहीं कर सकता उनको, ठीक है। लोग बसे हुए हैं, रोड, रेलवे, इंडस्ट्री बसे हुए हैं, वो नॉन एग्रीकल्चर यूज में है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि बहुत ज्यादा हम बार बार यूज करेंगे, अंधाधुंध लैंड का यूज करेंगे, ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, तो उसकी वजह से हमारा लैंड खराब हो जाएगा। और इसीलिए हमें किस चीज की जरूरत है, हमें जरूरत है लैंड के कंजर्वेशन मेजर की, क्योंकि लैंड हमारे यहाँ डिग्रेड हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ लैंड डिग्रेडेशन जो हुआ है इसको संभालने के लिए हमारे यहाँ जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे यहाँ 95% जो जरूरत है, जैसे कि खाने की, शेल्टर यानी घर की, कपड़े की, क्लॉथ वगैरह की, खेती से आता है पूरा, तो ये एक्टिविटी पूरी किससे कंप्लीट होती है, लैंड से। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से और कुछ नेचुरल एक्टिविटी की वजह से लैंड डिग्रेड हुई है। जैसे अगर ह्यूमन एक्टिविटी की बात की जाए तो हमारे यहाँ देखो जंगल बहुत ज्यादा काटे गए, यानी डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, चराई बहुत ज्यादा ही हो गई है, जिससे पूरी पेड़ पौधे वगैरह पूरे खत्म हो गए हैं। माइनिंग बहुत ज्यादा की जाती है, जिसकी वजह से जंगल खत्म कर दिए जाते हैं और माइनिंग की वजह से वो जमीन भी बेकार हो जाती है। क्वेरिंग वही माइनिंग का ही एक टाइप है, तो उससे भी बहुत ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। तो इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, इफेक्ट ये होता है कि जो माइनिंग साइट्स हैं, ठीक है, उनमें से हमने माइनिंग कर ली, पूरा रिजर्व वगैरह जो भी था वो निकाल लिया। अब निकाल लिया तो वहां पे गहरे गहरे गड्ढे घाटियां वगैरह रहेंगे, तो उनसे बहुत ज्यादा खतरा होता है, ठीक है। और वहां पे मलबा वगैरह भी रह जाता है, जिससे बहुत ज्यादा वो जमीन बेकार हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम कहां कहां है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, है ना, इनमें डिफॉरेस्टेशन जो है वो माइनिंग की वजह से ही हुआ है, ठीक है, जिससे लैंड डिग्रेडेशन हुई है। फिर बात करें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पे क्या है दोस्तों, मेन रीजन ओवर ग्रेजिंग मेन रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का। और अगर बात की जाए आगे तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सब जो एरिया है इनमें ओवर इरिगेशन, हमें पता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे धान वगैरह की खेती की जाती है, बहुत ज्यादा उसमें पानी लगाया जाता है, तो इरिगेशन की वजह से बहुत ज्यादा वो बेकार हो गई है, क्योंकि वहां पे पानी मर जाता है, जिसकी वजह से सॉइल में सैलिनिटी और एल्कलिनिटी बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। फिर जैसे कि लाइमस्टोन की ग्राइंडिंग करते हैं, लाइमस्टोन को तोड़ते हैं, चूने पत्थर को, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, और कैल्साइट और सॉफ्ट स्टोन को सेरेमिक इंडस्ट्री के लिए, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा डस्ट पैदा होती है। और इसकी वजह से, डस्ट पैदा होने की वजह से क्या होता है कि इनफिल्ट्रेशन जो है पानी, यानी पानी जो सॉइल में जाना चाहिए, ठीक है, वो रुक जाता है, क्योंकि जमीन पे धूल बैठ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स हैं जैसे कि वेस्ट वगैरह, वो भी बड़े सोर्स हैं लैंड और वाटर पॉल्यूशन के। अब बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन के रीजन जानने के बाद कि सुधारने के क्या तरीके हैं। तो कैसे सुधार सकते हैं हम, सबसे पहले हम एफोरेस्टेशन करके, यानी कि जंगलों को उगा के, पेड़ पौधे लगा के, जो ग्रेजिंग है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना है हमें। शेल्टर बेल्ट लगाने हमें प्लांट्स के, ठीक है। शेल्टर बेल्ट क्या होता है दोस्तों, जैसे कि कोई भी जगह है उसके चारों तरफ हम जमीन के पेड़ पौधे लगा देते हैं, तो वो है शेल्टर बेल्ट, जिससे क्या है वहां पे जमीन पे धूल मिट्टी उड़ेगी नहीं इधर उधर, और ज्यादा नुकसान जमीन को होगा नहीं। ओवर ग्रेजिंग पे कंट्रोल करना, ज्यादा चराई पे। सैंड ड्यून्स जो है, जो दोस्तों आपने पढ़ा होगा 9th में भी, कि रेत के टीले होते हैं जो इकट्ठे हो जाती है रेत उड़ के हवा से, उसके उनको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। तो वहां पे कांटेदार झाड़ियां लगा के हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं, ठीक है। हमें वेस्टलैंड का प्रॉपर मेजरमेंट करना है, मैनेजमेंट करना है, माइनिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, जो भी इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर वगैरह निकले उसको ट्रीटमेंट करना है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद ही उसे लैंड पे या वाटर पे
छोड़ना है। तो ये सारी चीजों से हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे सॉइल। तो सॉइल भी हमारा है क्योंकि रिसोर्स है, इंपोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स और रिन्यूएबल है, क्योंकि बार बार रिन्यू हो जाती है, सॉइल कोई खत्म नहीं होती यूज करने के बाद। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी है, ऑर्गेनिक जितने भी हैं जीव जंतु जो रहते हैं उन सबके लिए जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो जरा सी एक सेंटीमीटर कुछ सेंटीमीटर लेयर भी फॉर्म होने में लाखों साल लग जाते हैं, है ना, सॉइल की। और सॉइल डिपेंड किस पे करती है? तो सॉइल डिपेंड करती है कि रिलीफ फीचर्स कैसे हैं, उसकी जिस रॉक से वो बनी है, पेरेंट या बेड रॉक, वो कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन क्या है, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ और टाइम, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि कैसे कैसे सॉइल बनेगी। इसके अलावा दोस्तों तरह तरह के नेचर के फोर्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर में चेंज होना, बहता हुआ पानी होना, विंड और ग्लेशियर्स, जो डीकंपोजर्स होते हैं हमारे बैक्टीरिया वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी एक्टिविटी कैसी है, वो सारी, इन सभी का योगदान होता है सॉइल के फॉर्मेशन में। ठीक है दोस्तों, इससे भी कई क्वेश्चन आते हैं कि सॉइल के फॉर्मेशन का कौन सा फैक्टर है या कौन सा फैक्टर नहीं है, और एनालिटिकल क्वेश्चन भी काफी सारे पूछे जाते हैं। केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस जो भी होते हैं वो भी जिम्मेदार है सॉइल के लिए। ठीक है दोस्तों, ये जो लेयर दे रखी हैं ये भी सॉइल की प्रोफाइल है। ये है दोस्तों सॉइल की लेयर, इन्हें कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। ये जो लेयर पूरी बताइए इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल की सबसे पहले ये एमपी बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, सीबीएसई में रिलेट करके एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि सबसे ऊपर की लेयर कौन सी होती है? टॉप सॉइल, जिसे कहते हैं अपर सॉइल लेयर। उसके नीचे कौन सी होती है दोस्तों? सब सॉइल होती है। इसमें वेदर्ड यानी बिखरी हुई चट्टानें पाई जाती हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले मिलता है। थर्ड लेयर होती है हमारी सब स्ट्रेटम, जिसमें वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल होता है, बिखरा हुआ होता है पेरेंट रॉक, पेरेंट मतलब जिन रॉक से मिट्टी बनी है। और लास्ट लेयर जो नीचे सॉलिड होती है वो होती है अनवेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, मतलब सॉलिड होती है, बिखरी हुई नहीं होती, और ये पेरेंट बेड रॉक है जिसपे वो पूरी टिकी हुई है जमीन की मिट्टी पूरी। ठीक है दोस्तों, फिर बात करेंगे कि सॉइल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, यानी कि ह्यूमस वगैरह सभी होते हैं दोस्तों। तो जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए, उन्हीं के बेसिस पे मिट्टी में कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल और प्रॉपर्टीज, ये पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ पाती हैं सॉइल में। और इसी के बेसिस पे अलग अलग टाइपों में सॉइल को डिवाइड इंडिया में किया गया है। तो दोस्तों इंडिया में तरह तरह के रिलीफ फीचर्स हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, क्लाइमेटिक रिम्स हैं और वेजिटेशन तरह तरह के हैं, और इसी की वजह से हमारे यहाँ तरह तरह की सॉइल डेवलप हुई है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे दोस्तों एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद सॉइल है। पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन है वो पूरा एलुवियल सॉइल का बना हुआ है। आपने 9 तक पढ़ा होगा, जो मिट्टियां आती हैं पूरी नदी में, और नदियों जो पेड़ पत्थर वगैरह सब कुछ उड़ा करके मिट्टी बनाती है, वो मिट्टी कहलाती है एलुवियल सॉइल। तो ये ज्यादातर जो नदी वाले जो पार्ट है वहां पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्दर्न प्लेन जो वो 3 हिमालयन रिवर सिस्टम का बना हुआ है, ये भी आपने 9th में पढ़ा होगा कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये सॉइल जो है वो राजस्थान और गुजरात में भी फैली हुई है, थोड़ा नैरो कॉरिडोर के थ्रू, यानी थोड़े से चैनल के थ्रू। एलुवियल सॉइल जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे भी मिलती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके डेल्टास पे भी ये पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, एलुवियल सॉइल की बात करें, एलुवियल सॉइल जो है उसमें तरह तरह का सैंड, सिल्ट और क्ले मिलता है दोस्तों। अगर हम थोड़ा रिवर वैलीज में अंदर की साइड जाएंगे तो सॉइल पार्टिकल्स जो है वो थोड़े बिगर साइज में मिलेंगे, और अपर रीचेज अगर होंगी रिवर वैली में, जहां पे स्लोप ब्रेक हो रहा होगा, स्लोप जहां नीचे जाता है, तो वहां पे सॉइल जो है वो थोड़ी दरदरी होगी, दानेदार होगी। ठीक है, और ऐसी सॉइल जो है वो ज्यादा कहां मिलेगी? पिडमोंट प्लेन्स में, जहां पे प्लेन्स ज्यादातर मर्ज होते हैं, जैसे कि द्वास, चोस और तराई। ठीक है दोस्तों, तो इन जगहों पे ज्यादातर इस तरह की मिट्टी मिलती है। अगर बात करें ग्रेन और कंपोनेंट के अलावा, तो सॉइल को उनकी एज के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया जाता है, और जिसमें एलुवियल सॉइल होती है 2 टाइप की। अगर सॉइल एलुवियल पुरानी है, जहां पे यानी कि बार बार नई मिट्टी नहीं हो पाती, पुरानी मिट्टी बनी रहती है, उसे कहते हैं बांगर, ये ओल्ड फ्लड प्लेन्स होते हैं दोस्तों। और जहां बार बार रिन्यू हर साल लगभग नई हो जाती है मिट्टी, हर साल फ्लड की वजह से नई नई मिट्टी आ जाती है, उसको बोलते हैं
खादर दोस्तों, ठीक है। तो जो बांगर सॉइल है उसमें कंकड़ कंटेंट ज्यादा होता है, ये कम फर्टाइल होती है खादर की तुलना में, खादर ज्यादा फर्टाइल होती है दोस्तों, ठीक है। और एलुवियल सॉइल के पूरे की बात करें तो इसमें पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम जो कि अच्छे होते हैं, वो पूरे होते हैं, जो किसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, शुगर केन, गन्ना, पैडी, धान, वीट, गेहूं और अदर सेरेल और पल्स क्रॉप, जो अदर खाने की और दालें हैं, फसलें वगैरह, उन सबके लिए, ठीक है। हाँ, ये अच्छी खासी फर्टाइल होती है एलुवियल सॉइल, इसीलिए ऐसे एरिया में खेती ज्यादा की जाती है, इसीलिए पॉपुलेशन ज्यादा है ये, ठीक है। लेकिन जहां पे सूखे एरिया है वहां पे सॉइल ऐसी अल्कलाइन ज्यादा है और प्रॉपर ट्रीटमेंट और इरिगेशन के बाद इसको अच्छा बनाया जा सकता है।